उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक कस्बा था। वहाँ के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीरदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने थे कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार, मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बागीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भिखू का इंतकाल हुआ है वो बागीचा वीरान हो ही गया है। पेड़ों का सूखना ठीक नहीं है। वहाँ किसी को रखवाली के लिए बहाल कर दीजिए जो सिर्फ उस बागीचे की देखभाल करे। हुजूर, वो बागीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ बहाल करना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा दो और खाने पीने के लिए अनाज भरवा दो। तनख्वाह अलग से दे देंगे। जी हुजूर, जी हुजूर, आज ही किसी का बंदोबस्त कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मनोरथ गांव में जाके सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बागीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी डायन या भूत प्रेत का बसेरा है। क्या बकवास करते हो महिपाल? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाहें उड़ाते हो, अच्छी खासी जगह को खौफनाक बना देते हो। मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेते? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह वाजिब मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ा रहूंगा। वैसे भी आजकल मैं बेरोजगार चल रहा हूँ, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का सबब भी मिल जाएगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देता हूँ। तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है। दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी, यही बागीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं। यहाँ हैंडपंप भी है। ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। मुंशी जी ने अनाज भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही खाना खा लो, कल से पका लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ पकाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, ऊपर से मुंशी जी के यहाँ भरपेट पकवान खाके तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात बीती थी, तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी। खोला तो कोई नहीं था। कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे किसी के चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहाँ का खौफनाक मंजर देखते ही उसकी घिघी बंद गई। वहाँ एक खौफनाक डायन बैठी थी, हड्डियां चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। डायन को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे। किसी हट्टे कट्टे इंसान का बड़े दिन के बाद पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ। इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तूने झोपड़ी बना ली। अब तेरी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो यहाँ सिर्फ बागीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यही जमीन के नीचे दफन कर दिया था। मैंने तो उन्हें कब का उन्हें ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए वो चंदू पर झपट पड़ी। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा। वो डायन भी उसके पीछे पीछे आ रही थी।
तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या करूँ मैं? दादी जान बताती थी कि डायनो की पूरी ताकत उनके बालों में ही होती है। अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ, खाओ मुझे। वाह, तू तो बड़ी जल्दी काबू में आ गया। तभी चंदू ने लपककर उसके बाल को पकड़कर काट दिए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी ताकत कहाँ चली गई? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को दे ही दूंगा, वही तुम्हें अपने काबू में करके ठीक करेंगे। आओ, आगे आओ, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने उसे लातों और मुक्कों से मारना शुरू किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी और मेरे बाल किसी तांत्रिक को मत देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी? पता बोल। डायन भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बातें बताई और उन्हें डायन के बाल दिखाए तो चंदू की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा इनाम भी दिया। ठाकुर साहब की बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया। बैसाखी वाला भूत अक्सर वीरान और सुनसान जगहों पर अपनी बैसाखी खटखटाते हुए अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता था। सुधीर लखनऊ में एक दफ्तर में काम करता था। अम्मी अबू बहुत पहले ही गुजर गए थे। गांव की जमीन और घर उसके किसी काम का नहीं था। सोच रहा हूँ अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में घर ले लेते हैं। जैसा तुम ठीक समझो। गांव की जमीन से इतनी रकम नहीं मिल पाई थी कि शहर में महंगा मकान ले सके। रहने दो, अभी मकान नहीं खरीदेंगे, थोड़ी रकम और जमा हो जाएगी तब खरीदेंगे। हमें फिर से किराए का घर लेना पड़ेगा। उन दिनों गोमती नगर में बहुत कम लोग रहते थे। सुबह इक्का दुक्का जो दुकानें खुलती थी वो 10 बजे के बाद बंद हो जाती। गोमती नगर में मकान का किराया भी कम था, इसलिए उन्होंने वही किराए का मकान ले लिया। वहाँ रात के समय बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता। सुधीर को अक्सर दफ्तर से आते आते देर हो जाती थी। सुधीर आया तो किरण ने पड़ोसन की कही सारी बातें बताई। पागल है वो, आजकल के जमाने में भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? इंसान के रहने की जगह तो है ही नहीं, भूत प्रेत कहाँ रहेंगे? उनको नए घर में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे। तीसरे दिन सुधीर के आने के बाद चलो छत पर चलते हैं। दोनों खाना खाकर छत पर चले गए। छत पर से दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाजें सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक दोनों की नजर दूर से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। ये तो बड़ी खौफनाक जगह लग रही है। तभी उन्होंने देखा वहां एक आदमी आया। उनके घर से कुछ दूरी पर एक लाश गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी और वापस चला गया। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन लोग थे वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में आ गए। सुबह सुबह सुधीर ने किरण को जगाया। चलो जरा उस जगह पर देख कर आते हैं जहाँ वो कार खड़ी हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा वहां तो काफी बड़ा खुला मैदान था और गड्ढे के ऊपर की मिट्टी अभी गीली ही थी, परंतु उस गीली मिट्टी के ऊपर बैसाखियों के निशान दिख रहे थे। अच्छा हुआ कि यहाँ हमने घर नहीं खरीदा। हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही लाश को दफना कर गए हैं। कहीं वो बैसाखी वाला भूत ही तो नहीं था। उस दिन सुधीर दफ्तर जाने के पहले अपने एक दोस्त नसीर के पास गया और उसको सारा वाकया बताया। मुझे तो खौफ नहीं होता, पर किरण जरा ज्यादा ही खौफजदा हो गई है। वैसे तो खौफ की कोई वजह नहीं। मैंने पीर वाले बाबा की मजार वाले मौलवी साहब के बारे में बहुत सुना है बहुत से जिन और प्रेत आत्माएं उनकी गुलामी करते हैं। वे दोनों मजार पर गए। मौलवी उनको देखते ही, आओ, लगता है किसी ऊपरी हवा का खौफ तुम्हें यहाँ खींच लाया है। सुधीर ने जब सारी बातें बताई तो मौलवी कुछ पल बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने खबरदार किया, रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता है, बस होशियार रहना। उन्होंने चलते समय उसे एक डिबिया दी।
जरा भी कोई परेशानी दिखाई पड़े तो उसमें रखा चावल उस बला पर फेंक देना। वो भी थोड़ा खौफजदा हो गया। सुधीर ने घर जाकर किरण को सब कुछ बताया। ऐसा क्यों कह रहे थे वो? सुनसान इलाका है, ज्यादा आबादी नहीं, शायद बैशाखी वाले भूत प्रेत के बारे में सुन रखा होगा। उन्हें इस घर में आए 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ ठीक था। उसी दिन अमावस की रात थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी। रात के 2 बजे थे। अचानक किरण को लगा कि कोई उसका तकिया खींच रहा है। वो सोते सोते ही बड़बड़ाई, क्या है सुधीर, सोने दो ना। फिर देखा तो सुधीर गहरी नींद में सो रहा था। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी लगा कि छत पर किसी की बैसाखियों के सहारे चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है। वो लेटी रही, फिर कुछ सोचकर खिड़की बंद करने के लिए उठी तो देखा कि खिड़की के बाहर एक बैसाखी पर चलता हुआ खौफनाक काया वाला व्यक्ति आकर अपनी जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। वो डर के मारे चीखने लगी। इतने में सुधीर की नींद खुल गई। क्या हुआ? वो देखो, वो आ गया, खिड़की बंद कर दो। कौन आ गया? तुम क्या देख के चीखी थी? तब किरण ने उसको सब कुछ बताया। मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा वहम होगा, चुपचाप सो जाओ। दूसरे दिन वे लोग रात को जल्दी सोने चले गए। रात के 2 बजे खिड़की खटखटाने की आवाज से किरण की नींद खुल गई। तो पिछले रात का वाकया याद करके ही किरण को पसीना आ गया। तुरंत सुधीर को उठाया। उसने भी वो आवाज सुनी पर खिड़की नहीं खोली। थोड़ी देर बाद ही लगा कि किसी की बैसाखी की खटखटाहट दूर जा रही है। 2-3 रातों से पूरी नींद नहीं हुई। किरण चिंता में लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। सुधीर सो गए थे। उसी समय लगा कि खिड़की फिर से हिल रही है। अब की किरण ने झट से उठकर खिड़की खोल दी तो देखा बाहर वही खड़ा था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पहले तो वो इतनी जोर से हंसा कि सुधीर भी उठ गया। मैं बैशाखी वाला भूत हूँ। तुम लोगों ने उस दिन छत पर जो देखा था उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और किरण की गर्दन दबोचकर उसको बाहर खींच लिया। तभी सुधीर को मौलवी की दी हुई उस डिबिया का ख्याल आया। उसने उसको कहाँ रख दिया था याद ही नहीं था। किसी तरह वो उसको ढूंढकर उसके पीछे भागा। तब तक वो भूत किरण को लेकर बैसाखियां खटखटाते हुए बहुत दूर निकल चुका था। सुधीर को पीछे पीछे आते देख के, तुम्हारे हाथों में जो कुछ भी है उसे फेंक दो। अगर उसे नहीं छोड़ा तो इस डिबिया का सारा चावल तुम्हारे ही ऊपर फेंक दूंगा। ये कहकर उसने अपनी डिबिया वाला हाथ हवा में लहराया। तभी वो बैसाखी वाला भूत किरण को लेकर वापस आ गया। उसको छोड़ दो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ। उसने सुधीर की तरफ जल्दी आंखों से देखा और किरण को छोड़ दिया। और तब तक वहीं पेड़ के नीचे की जमीन किसी दरवाजे की तरह खुल गई। वो उसमें जाते जाते बोल गया, आज अगर वो डिबिया ना होती तो तुम दोनों को मैं खत्म कर देता। सुधीर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। उस बैसाखी वाले भूत के जमीन में जाते ही उसने डिबिया खोली और उसमें से कुछ चावल के दाने निकालकर उसी जगह पर फेंक दिए। तभी जमीन के आसपास से 4-5 लोगों के एक साथ खौफनाक हंसने की आवाज से वे दोनों कांपने लगे। रात के अंधेरे में एक तरफ कुत्ते की रोने की आवाज, दूसरी तरफ भूत की खौफनाक हंसी। सुधीर ने डिबिया के कुछ और दाने निकालकर उसी जगह पर फेंक दिए। सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। शायद वे भूत अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। अचानक उनकी दर्द भरी कराह चारों ओर गूंज गई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मैंने जब कहा था तब तुमने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया था। तुम्हारी बातों पर यकीन करके मैं मौलवी साहब के पास गया, वो डिबिया ले आया था। आज अगर वो नहीं होती तो अल्लाह ही जाने हमारा क्या होता। सुधीर और किरण ने घर जाकर चैन की सांस ली। सुधीर ने मन ही मन मौलवी साहब और नसीर का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन ही उन्होंने अपना घर छोड़कर दूसरे किराए के घर में रहना शुरू कर दिया।